बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर कैटसन को रिवाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी से। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने किस तरह से उसको स्टार्ट करना है। हमने बिग कैटसन से उसका समरी वाला टेबल तैयार करना है और मिनी कैटसन से हमने उसके एक्सप्लेनेशन वाले आंसर्स को कवर करना है। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब जो जनरल फार्माकोलॉजी है, जनरल फार्माकोलॉजी के लास्ट में ऐसा कोई टेबल नहीं होता समरी वाला या कोई रिवीजन वाला। तो हम सीधा मिनी कैटसन से एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। तो पहले हम इस वीडियो के अंदर जनरल फार्माकोलॉजी को कवर कर देंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आती रहेगी ANS के ऊपर, CNS के ऊपर। तो मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन के बारे में बताया हुआ है। अब इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो हम इसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको पता है कि परमिएशन के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम होते हैं। एंडोसाइटोसिस होता है, एक्वस डिफ्यूजन होती है, लिपिड डिफ्यूजन होती है। जो एंडोसाइटोसिस होती है लार्ज मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट करवा देती है। एक्वस डिफ्यूजन ये लिपिड बैरियर के अक्रॉस मूवमेंट नहीं करवाती, बल्कि ये एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर मूवमेंट करवाती है। लिपिड डिफ्यूजन और स्पेशल कैरियर ट्रांसपोर्ट ये स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का परमिएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये वो मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन होता है जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन से पहले होता है, इससे पहले कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या फर्क होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है, हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट होती है। एलिमिनेशन रेट ड्रग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक हो गया? ओके। और इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन नंबर ऑफ कंपार्टमेंट के इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो मोस्ट ड्रग्स होती है वो किसको फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। लेकिन जो एथेनॉल है, एस्पिरिन और फेनिटोइन हायर डोजेस के अंदर जो एथेनॉल होती है मोस्टली तमाम डोजेस के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर को नहीं बल्कि जीरो ऑर्डर को शो करती है। एस्पिरिन के और फेनिटोइन के डोज को बढ़ा देते तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक को शो करती है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन नहीं बल्कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होती है। हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट नहीं होती, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब ऐसी ड्रग्स जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से एलिमिनेट होती है या इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो उनकी हाफ लाइफ और क्लियरेंस कांस्टेंट होती है। ओके। तो आपको जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो ग्राफ ड्रा करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है? स्ट्रेट लाइन मिलती है लॉग वाले केस में। लाइक अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेगी। ओके। अब यहाँ पर लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है, ये लॉग वाला ग्राफ नहीं है। जो लॉग वाला ग्राफ होता है, ओके, यानी लॉग से आप कंपेयर करते हो, उसमें लाइन इस तरह से स्ट्रेट आती है। ठीक है? जबकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन सिंपल हो तो ऐसी लाइन आपको स्लोप वाली जीरो ऑर्डर काइनेटिक के अंदर देखने को मिलती होती है। इसका मिमोनिक होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक वाली ड्रग का 0 वाट पावर। जीरो का मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक है, W से वारफरीन है, A से हम कह सकते हैं कि एस्पिरिन या फिर हम अल्कोहल वगैरह भी कह सकते हैं। T से थियोफाइलिन है और एक और T से टॉर्ब्यूटामाइड बनता है, P से फेनिटोइन वगैरह बन जाता है। तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक वगैरह के लिए आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, इसको भी छोड़ देते हैं, 4 आइटम्स इसको भी छोड़ देते हैं, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। जो एमीज टेस्ट होता है ये साल्मोनेला के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। एमीज टेस्ट के अंदर आप म्यूटाजेनेसिस को कंफर्म कर देते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा म्यूटाजेनिक पोटेंशियल होगी उतना कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल भी होती है। ओके। तो जो पॉजिटिव एमीज टेस्ट है वो ये सजेस्ट करता है कि जो एजेंट होता है वो पार्टिकुलर कार्सिनोजन होता है। लेकिन ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ म्यूटेशन को डिटेक्ट करता है। अगर कोई कैंसर का कोई और पॉजिटिव एजेंट है म्यूटेशन के अलावा, तब ये कार्सिनोजेनेसिस का पता नहीं चला सकेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वो बेकार क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ देते हैं। अब इस नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो बहुत सारे पेप्टाइड और प्रोटीन ड्रग होती है लाइक इंसुलिन और एंटीबॉडीज वो यूज करते होते हैं। ओके। तो उनके खिलाफ एनाफिलैक्टिक रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम है तो उसके खिलाफ क्या एलर्जी रिस्पांस आना है? टॉलरेंस आ जाती है लाइक पेनिसिलिन एलर्जी। लेकिन जो पेनिसिलिन अगर कैरियर प्रोटीन से बाइंड करती है तब वो आगे हमारी कैरियर प्रोटीन को मॉडिफाई कर देती है। इस केस में एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है। और आपको पता है कि पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलोइक एसिड होता है जो असल में एनाफिलैक्सिस करवा देता है। अब हम इसके समरी टेबल की तरफ आ जाते हैं। समरी टेबल में नेचर ऑफ ड्रग होती है। ड्रग ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। आइंस हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं। ये लिथियम से लेकर प्रोटीन तक वेरी करते हैं इनका साइज। इसके बाद ड्रग परमिएशन है। अब बहुत सारे ड्रग डिस्टेंट साइड के ऊपर एडमिनिस्टर करती है, तो टारगेट तक पहुंचने के लिए पहले इनको सर्कुलेशन के अंदर आना पड़ेगा जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और फिर इनको लिपिड या एक्वस पाथवे से परमिएट करना पड़ेगा। तो परमिएशन के अंदर एक्वस डिफ्यूजन है, लिपिड डिफ्यूजन है, कैरियर ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है और लास्ट में एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। इसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन है। जो एक्वस डिफ्यूजन और लिपिड डिफ्यूजन इन दोनों को मॉनिटर करने के लिए फिक लॉ होता है। जो फिक लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेंथ और थिकनेस ऑफ पार्टीशन मेम्ब्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद ड्रग ट्रैपिंग है। अगर कोई वीक बेस या वीक एसिड है, ठीक है, उसका परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट पीएच के साथ वेरी कर रहा है, यानी कोई भी ड्रग अगर चार्ज फॉर्म में होती है तो वो उस कंपार्टमेंट के अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक हो गया? क्योंकि जो चार्ज
ड्रग होती है वो आगे अपनी सॉल्युबिलिटी की वजह से बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ओके, तो ड्रग को हम किसी भी रूट से हम दे सकते हैं, लाइक ओरल रूट हो सकता है, बक्कल रूट हो सकता है, सबलिंगुअल है, टॉपिकल है, ट्रांसडर्मल है, इंट्रावेनस है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, रेक्टल होते हैं, इनहेलेशन पाथवे से देते हैं। मेनली हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, लोकल और सिस्टमिक। लोकल के अंदर टॉपिकल वगैरह आ जाती है, इंट्राथिकल आ सकती है, इंट्राआर्टिकुलर वगैरह आ सकती है, जबकि सिस्टमिक में एंटीरियल पार एंटीरियल है, इनहेलेशन वाली पाथवे आ सकती है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ड्रग टिश्यू तक पहुंच जाती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है, ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, या टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन्स होती है उनकी बाइंडिंग एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद ड्रग एलिमिनेशन है। जो ड्रग एलिमिनेशन के दो मैकेनिज्म होती है, पहला मेटाबॉलिज्म और दूसरा एक्सक्रीशन होती है। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग को एलिमिनेट कर सकते हो, या तो इनके कंसंट्रेशन को कम कर सकते हो बॉडी के अंदर, या फिर इनकी एफिनिटी को या पोटेंसी को खराब कर सकते हो। इसके बाद एलिमिनेशन काइनेटिक्स। जो एलिमिनेशन काइनेटिक्स होती है जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है। अब ड्रग की जो सेफ्टी और एफिकेसी इसको छोड़ ही दो। प्री क्लिनिकल ड्रग टेस्टिंग होती है। सबसे पहले तमाम ड्रग हैं तो इनकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, फिर इसके बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल्स होती है। अब इनको देख लेना आप, ठीक है। तकरीबन पहले चैप्टर में काम की चीज़ें यही थी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बिग कैटसन की तरफ। ओके, तो बिग कैटसन में कुछ इंपॉर्टेंट टेबल वाली चीज़ें देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसको मैं थोड़ा सा कर दूँ। ओके, तो बिग से हम सिर्फ टेबल्स वगैरह को तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला टेबल किसी काम का नहीं है, इसको आप छोड़ दो। इसके बाद ये टेबल इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे कुछ ट्रांसपोर्टर होती है, कुछ ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स होती है, लाइक नोरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक को ब्लॉक करने वाली कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होती है। सेरोटोनिन की रिएप्टेक को टारगेट करने वाली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होती है। VMAT वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर होता है, तो इसको टारगेट करने वाली रिजर्पिन होती है और टेट्राबेनाजीन होती है। और आपको पता है कि जो टेट्राबेनाजीन, ड्यूटेट्राबेनाजीन, किसके अंदर इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है VMM2 इनहिबिटर इस्तेमाल होती है टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर। ये आप एंटीसाइकोटिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाले के अंदर कहने का मतलब जो MDR होती है, अगर ये इनहिबिट हो जाए तो डाइजॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। और बहुत सारे कैंसर सेल्स होते हैं जो पी ग्लाइकोप्रोटीन को MDR को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं। और जो MRP है ये भी एंटी कैंसर ड्रग या एंटी फंगल ड्रग को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। फिर इक्वेशन को अच्छे तरीके से देख लेना। ओके, और आपको ये पता है कि जो वीक एसिड की प्रोटोनेटेड फॉर्म न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल का मतलब लिपिड सॉल्युबल होती है, लेकिन जो वीक बेस है उसकी अनप्रोटोनेटेड फॉर्म न्यूट्रल होती है जो कि लिपोफिलिक होती है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको छोड़ देते हैं। सेफ्टी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक एक्यूट टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए दो स्पीशीज लेते हैं और दो रूट्स होते हैं, ठीक है। नो इफेक्ट डोज को पता चलाना होता है, और मैक्सिमम यानी वो डोज जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और वो डोज जिस पे मैक्सिमम टॉलरेटेड इफेक्ट आना शुरू हो रही है, ठीक हो गया। तो जो एक्यूट डोज होती है मोस्टली जो ऐसी डोज होती है जो लीथल होती है 50% एनिमल के अंदर, तो हम उसको एक्यूट टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो दो स्पीशीज, दो रूट्स और 50% एनिमल के ऊपर टॉक्सिसिटी आना, सब एक्यूट या सब क्रॉनिक। इसमें 3 डोजेस और 3 स्पीशीज लेते हैं। ओके, ड्यूरेशन 2 हफ्तों से लेकर 3 मंथ्स का हो सकता है। इसमें आप क्या मालूम करते हो? इसमें यह है कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन लॉन्गर होगा उतना ज़्यादा सब एक्यूट टेस्ट होगा, और इसमें आप बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हो। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के अंदर रोडेंट चाहिए और एटलीस्ट 1 नॉन रोडेंट स्पीशी चाहिए। इसमें 3 मंथ तक जाते हो, इसमें 6 मंथ्स या 6 मंथ से नीचे रहोगे आप, ठीक है। ओके, इसमें आप उसके एंड पॉइंट को देखोगे। इसके बाद रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, उसमें 2 स्पीशी चाहिए, एक रोडेंट और दूसरे रैबिट होते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को चेक करोगे। कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल है, इसमें 2 साल और 2 स्पीशी चाहिए, ठीक है। ओके, और म्यूटाजेनिक पोटेंशियल के अंदर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी और म्यूटेशन को आप पता चलाते हो। इसको चेक करने के लिए एमीज टेस्ट, और एमीज टेस्ट किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं? साल्मोनेला स्पीशीज के ऊपर। इसके बाद ड्रग स्टडीज और एविडेंस है, हमारे किसी काम का नहीं है। कुछ कानून है USA के मुताबिक, उसको भी छोड़ ही दो। ओके, ऑर्फन ड्रग के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो किसी रेयर डिजीज को या रेयर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल USA में अगर 2 लाख से ज़्यादा लोग हैं और उनमें से एक डिजीज़ होता है, ठीक है, तो ये ऑर्फन ड्रग होती है जो एक पार्टिकुलर या रेयर डिजीज़ के लिए होती है जो रिलेटिवली अनकॉमन होती है। इसके बाद एस्पिरिन है। एस्पिरिन की अगर ओवरडोज हो जाती है तो एस्पिरिन की वजह से रिस्पिरेटरी एल्किलोसिस होता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। एस्पिरिन एक वीक एसिड होती है, तो अगर आप सीरम एसिडोसिस करवा दोगे तो ये ड्रग एंटर हो जाएगी टिश्यू के अंदर और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यूरिन को एसिडोसिस बना लोगे तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और आपको पता है कि वीक एसिड को बाहर निकालना है तो आपने क्या करना है? यूरिन को अल्कलाइन बनाना है। अल्कलाइन बनाने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट या एस्टाजोलामाइड यूज कर सकते हो। तो ये था पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें यहाँ से देख ली है। मिनी से भी हम इनकी डेफिनेशंस वगैरह को देख लेते हैं।
ओके, ड्रग्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पे एक्ट करते हैं, केमिकल या मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके काम करते हैं, फंक्शन को अल्टर करते हैं। ड्रग रिसेप्टर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी का, जिनके साथ ड्रग इंटरैक्ट करती है, कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ड्रग का साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टिश्यू के अंदर आना। एलिमिनेशन फेज, बॉडी से रिमूव हो जाना या इनएक्टिवेट हो जाना, मेटाबॉलिज्म से या एक्सक्रीशन से। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस के अंदर जो ड्रग होती है या कोई मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होता है, जबकि एक्सोसाइटोसिस में एक्सपल्शन होती है वेसिकल्स की इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। परमिएशन के अंदर कोई भी ड्रग बायोलॉजिकल मीडियम को क्रॉस करती है तो मूवमेंट को बोलते हैं परमिएशन। फार्माकोडायनेमिक के अंदर ड्रग का बॉडी के ऊपर एक्शन पड़ते हो, लाइक रिसेप्टर इंटरेक्शन है, डोज रिस्पांस फिनोमिना होता है, थेरापेटिक और टॉक्सिक एक्शन के मैकेनिज्म होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर बॉडी का ड्रग के ऊपर एक्शन पड़ते हो, इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। जो एलिमिनेशन होती है मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन दोनों से हो सकती है। बायो डिस्पोजिशन के अंदर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों आ जाती है। ट्रांसपोर्टर ऐसे स्पेशलाइज मॉलिक्यूल होते हैं, नॉर्मली प्रोटीन होता है जो कि ड्रग को, ट्रांसमीटर को या दूसरे मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाता होता है, जो कि नॉन परमिएबल होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस, सेरोटोनिन अपटेक ट्रांसपोर्टर होते हैं। म्यूटेजन एक इफेक्ट होता है ऑन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी म्यूटेशन को इंड्यूस कर देना किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, तो म्यूटेशन को चेक करने के लिए जो म्यूटेजन टेस्ट होते हैं वो एमईज टेस्ट होता है। कार्सिनोजन का मतलब है मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इंड्यूस कर देना, और टेराटोजन का मतलब है बर्थ डिफेक्ट इंड्यूस कर देना। प्लेसिबो एक इनएक्टिव डमी मेडिकेशन होती है, इसके अंदर सिर्फ एक्सिपिएंट होता है, थेरापेटिक इफेक्ट वाला कोई चीज़ नहीं होती। सिंगल ब्लाइंड स्टडी के अंदर ये वो क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि सब्जेक्ट कौन सी ड्रग ले रही है और प्लेसिबो कौन से रही है। ओके, यानी कौन से जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव ड्रग ले रही है और कौन से सब्जेक्ट प्लेसिबो ले रही है। प्लेसिबो क्या होती है? इनएक्टिव डमी मेडिकेशन होती है जो कि एक्टिव मेडिसिनल प्रिपरेशन को रिजेंबल करती है। डबल ब्लाइंड स्टडी के अंदर ना ही सब्जेक्ट और ना ही इन्वेस्टिगेटर को पता होता है कि कौन से सब्जेक्ट एक्टिव ड्रग ले रही है और कौन से सब्जेक्ट प्लेसिबो ले रही है। यहाँ पे कोर्ट थर्ड पार्टी हेल्ड करती है। इसके बाद IND इंटरनेशनल न्यू ड्रग एग्जामिनेशन, उसको छोड़ो। फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये 3 क्लिनिकल ट्रायल के पार्ट्स होते हैं। ओके, इससे पहले कि ड्रग को आपने NADA से FDA तक आगे सबमिट कराना है। पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर होता क्या है? तो कंट्रोल है यानी आप किसी दो ड्रग को आपस में कंपेयर करते होते हो, रिलेटिवली स्टैंडर्ड थेरेपी होती है। ऑर्फन ड्रग ऐसे ड्रग होती है जो रेयर डिजीज के लिए होती है, फॉर एग्जांपल फॉर्मिपेजोल है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है फार्माकोडायनेमिक। तो पहले डेफिनेशन वगैरह को तैयार कर लेते हैं, फिर हम इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। रिसेप्टर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चेंज लाती है। इनर्ट बाइंडिंग साइट या इनर्ट बाइंडिंग मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ ड्रग बाइंड करती है लेकिन कोई फंक्शन अल्टर नहीं करती, और उसमें म्यूकॉइड होता है और हम कह सकते हैं कि एल्ब्यूमिन होता है। रिसेप्टर साइट ये स्पेसिफिक रीजन होता है रिसेप्टर का जहाँ पे ड्रग बाइंड करती है। इस पर रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होती है जो ड्रग को बाइंड नहीं करते जब ड्रग की कंसेंट्रेशन सफिशिएंट होती है मैक्सिमम इफेक्ट के लिए, यानी जब KD EC50 से ज्यादा होता है या Bmax Emax से ज्यादा होता है तो स्पेयर रिसेप्टर एग्जिस्ट करते हैं। ये फैक्टर हमारे सिस्टम का ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट को अकॉम्प्लिश करता है जब रिसेप्टर एगोनिस्ट से एक्टिवेट होता है। ओके, तो जो फैक्टर है वो चैनल भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, एंजाइम का मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यहाँ तक कि रिसेप्टर का मॉलिक्यूल का पार्ट भी हो सकता है। एगोनिस्ट ऐसी ड्रग है जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। बाइस्ड एगोनिस्ट ये ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो सेम रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं लेकिन ये कुछ एडिशनल डाउन स्ट्रीम इफेक्ट कराना शुरू कर देते हैं जो कि दूसरे कोई एगोनिस्ट नहीं करवाते होते हैं। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट के अंदर सेम रिसेप्टर है, ओके ठीक है, लेकिन वो उसको एक्टिवेट नहीं होने देता, ना ही एगोनिस्ट को अलाउ करता है कि उसको एक्टिवेट करे। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अंदर क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट के अंदर रिसेप्टर एक ही होता है। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट को दो में डिवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल। कॉम्पिटिटिव के अंदर आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंटागोनिस्ट के एक्शन को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल के अंदर ओवरकम नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर के जरिए जो इफेक्ट आते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं, लाइक हिस्टामिन और एपिनेफ्रिन होते हैं। इसके बाद केमिकल एंटागोनिस्ट है। केमिकल एंटागोनिस्ट के अंदर होता ये है कि जो ड्रग होती है वो क्या कर लेती है, एगोनिस्ट ड्रग के साथ बाइंड कर लेती है, रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल पैरालिडॉक्सिन, मोबाइलिडॉक्सिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट पर जाके बाइंड कर लेते हैं। एलोस्टेरिक एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल पे बाइंड करती है लेकिन नॉर्मल एगोनिस्ट की बाइंडिंग को इंटरफेयर नहीं करती होती, लेकिन नॉर्मल एगोनिस्ट के रिस्पांस को खराब कर देती है। पार्शियल एगोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो रिलेटिवली स्मॉलर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, सब मैक्सिमल एफिकेसी होती है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम की एक्टिविटी होती है, यानी रिसेप्टर इफेक्टर सिस्टम पहले से एक्टिव है, कोई एगोनिस्ट बाइंड भी नहीं किया हुआ। इनवर्स एगोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो कि नॉन एक्टिव स्टेट पर जाके बाइंड कर देती है और कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को कम कर देती है, जबकि न्यूट्रल एंटागोनिस्ट RA और RI दोनों के साथ इक्वल एफिनिटी से बाइंड कर लेती है। ग्रेडिएंट डोज रिस्पांस कर्व के अंदर ये वो ग्राफ है जिसके अंदर आप
ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिस्पांस को बढ़ा देते हो। ओके, यानी जिसमें रिस्पांस बढ़ रहा होता है ड्रग की कंसंट्रेशन के साथ। क्वांटल डोज के अंदर जो आप क्या देखते हो, फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन को कंपेयर करते हो, यानी डोज बढ़ाने से कितने फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल रही है। जो EC50, ED50, TD50, ये ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व के अंदर क्या होता है, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व के मुताबिक ये वो कंसंट्रेशन या डोज होती है जो 50% मैक्सिमल इफेक्ट या 50% टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। लेकिन क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व के मुताबिक ये वो कंसंट्रेशन या डोज होती है जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है 50% पॉपुलेशन के अंदर। EC50 यानी इफेक्टिव, और TD50 का मतलब होता है टॉक्सिक, और LD50 हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। KD क्या होता है, KD कंसंट्रेशन की वो ड्रग होती है जो 50% रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए रिक्वायर होती है। एफिकेसी है मैक्सिमल एफिकेसी, वो लार्जेस्ट इफेक्ट जो हम पार्टिकुलर ड्रग से अचीव कर सकते हैं, चाहे उसकी जितनी मर्जी डोज होती है तो उसको ही मैक्स नोट करते हैं। और वो कंसंट्रेशन जो स्पेसिफिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंसी। EC50 या ED50 से हम मॉनिटर करते होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, अब इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर कोई इतनी खास एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ओके, अब यहाँ पे जो क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पांस को शो करते हो, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पांस, जबकि जो ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व है इसमें आप ग्रेडेड रिस्पांस देखने को मिलता है। यानी क्वांटल स्टडीज के जरिए या क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व के जरिए आप थेरापेटिक इंडेक्स का पता चला सकते हैं। ओके, जबकि ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व से आप मैक्सिमम एफिकेसी का पता चला सकते हैं। जो ड्रग ए होती है, यानी जो ड्रग होती है कम कंसंट्रेशन के ऊपर गिवन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसका मतलब वो ज्यादा पोटेंट होती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इन्होंने कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं। जो नोवामीन है, नोवामीन सेम रिसेप्टर पर जाके बाइंड करता है जो कि एसिटाइलकोलिन होता है, तो ये फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है। ठीक हो गया। जो स्पेयर रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है ये कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद लिखा हुआ है कि जो स्पेयर रिसेप्टर होते हैं, स्पेयर रिसेप्टर ये वो रिसेप्टर होते हैं जो कि वो रिसेप्टर खाली पड़े हुए होते हैं जब ड्रग की कंसंट्रेशन इनफ होती है मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए। यानी ये वो रिसेप्टर होते हैं जो ड्रग बाइंडिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती टू अचीव द मैक्सिमम इफेक्ट। जो स्पेयर रिसेप्टर है ये एगोनिस्ट के लिए एफिनिटी को बढ़ा देते होती है, क्योंकि जो ड्रग रिस्पॉन्स इंटरेक्शन होता है वो नंबर ऑफ रिसेप्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैक्सिमम एफिकेसी को अल्टर नहीं करते होते। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर ये किसी एगोनिस्ट मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं करते तो जो स्पेयर रिसेप्टर होते हैं वो किसी फैक्टर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट नहीं कर सकते। और स्पेयर रिसेप्टर कब एग्जिस्ट करते हैं, जब ED या EC50 KD से कम है या KD ज़्यादा है, Bmax ज़्यादा होती है। ठीक है। इसके बाद सुगामेटिक्स है। सुगामेटिक्स ये आपने उसके अंदर पढ़ना है, CNS के अंदर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर में पढ़ना है। जो सुगामेटिक्स होती है न्यूक्लोनियम के साथ डायरेक्टली बाइंड करती होती है, ना कि न्यूक्लोनियम रिसेप्टर के साथ। दैट इज वाई दिस इज केमिकल एंटागोनिस्ट। इसके बाद जो फुल एगोनिस्ट होती है उनकी जो बाइंडिंग होती है, ओके, फुल एगोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट में क्या फर्क होता है। फुल एगोनिस्ट मैक्सिमम एफिकेसी शो करते हैं जबकि पार्शियल एगोनिस्ट रिलेटिवली सब मैक्सिमम एफिकेसी शो करते हैं। अब जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं और फुल एगोनिस्ट दोनों एक साथ दे दो तो जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं फुल एगोनिस्ट के लिए एंटागोनिस्ट वाला काम कर देते हैं, यानी ये डिस्प्लेस वगैरह कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर्व्स बताई हुई है। जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं ये 100% रिसेप्टर पे बाइंड तो कर लेते हैं लेकिन इनकी एफिकेसी 100% तक नहीं जा पाती। ठीक है, ओके। इसके बाद स्किल कीपर क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया हुआ है। जो एलोस्टेटिक एंटागोनिस्ट होते हैं ये एगोनिस्ट रिसेप्टर साइड पे ऑक्यूपाई नहीं करते बल्कि किसी और साइड के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। एगोनिस्ट के इफेक्ट को इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एगोनिस्ट की बाइंडिंग को प्रिवेंट नहीं करते। बाइंडिंग एफिनिटी है, ओके, दैट मीन्स के जो Km वैल्यू होती है, Km वैल्यू है KD वैल्यू, वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है। लेकिन फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या करती है, एगोनिस्ट साइड पे जाके बाइंड कर लेते हैं और ये एक्सेस को भी प्रिवेंट कर देती है। अब जो डिफरेंस है कि जो एलोस्टेटिक एंटागोनिस्ट का और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट का, तो आप किस तरह से देखोगे, आप कंपटीशन लगाओगे बिटवीन द रेडियो आइसोटोपिकली लेबल्ड एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। यानी आप एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे। अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट इन क्या कर लेती है, वो अगर फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की बाइंडिंग को प्रिवेंट कर देती है या डिस्प्लेस कर देती है, दैट मींस कि वो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट था। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है एगोनिस्ट की एंटागोनिस्ट के लिए तो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो सकती है। सेम रिसेप्टर के लिए सेम बाइंडिंग साइड के लिए कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन 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 एलोस्टेरिक के लिए कोई ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे समरी टेबल लिखा हुआ है, ग्रेडेड वर्सेस क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व है। जो रिसेप्टर होते हैं ग्रेडेड होते हैं, ओके, यानी रिस्पॉन्स को आप उस वक्त ग्रेडेड बोलोगे जब वो इंक्रीमेंटली बढ़ेगे। लाइक जब आप डोज को बढ़ाओगे, यानी डोज को बढ़ाओगे और अगर वो इंक्रीमेंटली रिस्पॉन्स बढ़ते हैं तो उनको ग्रेडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। और क्वांटल जब ये कहेगी जब ये नो इफेक्ट से स्पेसिफिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं। क्वांटा का मतलब है डिस्क्रीट यूनिट। ठीक हो गया। लाइक यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप डोज को बढ़ाते हो प्रोपेनोलोल के तो हार्ट रेट और ज्यादा कम होता रहेगा, या फिर आप मजीद डोज को बढ़ाते हो तो एरिथमिया से नॉर्मल साइनस रिदम आना शुरू हो जाएगा। तो एक पार्टिकुलर नो इफेक्ट से स्पेसिफिक इफेक्ट आना, तो ये क्वांटल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये
रिस्पॉन्स थे। अब रिस्पॉन्स कर्व्स क्या होती है? ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में आप डोज को या कंसंट्रेशन को इफेक्ट से या रिस्पॉन्स से कंपेयर करते हो। ग्रेडेड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व के अंदर आप फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि स्पेसिफिक डोज को रिस्पॉन्स करती है और इसको डोज से कंपेयर करते हो। एफिकेसी और पोटेंसी में क्या फर्क होता है? एफिकेसी मैक्सिमल एफिकेसी या मैक्सिमल इफेक्ट होता है एट द हाईएस्ट टॉलरेटेड डोज, जबकि पोटेंसी क्या होती है? वो क्वांटिटी या वो डोज या वो कंसंट्रेशन जो पार्टिकुलर इफेक्ट के लिए रिक्वायर होती है। ओके, जो EC50 होती है वो हाफ मैक्सिमम इफेक्ट होता है, किसके लिए लेती है? पोटेंसी के लिए। ठीक हो गया। अब किसी ड्रग की हाई एफिकेसी है लेकिन उसकी लो पोटेंसी हो सकती है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो एगोनिस्ट ऐसी ड्रग होती है जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, जबकि एंटागोनिस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम को या इफेक्ट को इनहिबिट कर देती है। डिफरेंट ड्रग्स के डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। ओके, यानी वो एक्टिवेट भी कर सकते हैं, फुली एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर पार्शियली एक्टिवेट कर सकते हैं, या रिसेप्टर के फंक्शन को इनहिबिट कर सकते होते हैं, या फिर वो सेम रिसेप्टर बाइंडिंग साइड पे जाके बाइंड करते हैं, या फिर एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करते हैं। इसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग होती है। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं इंट्रासेलुलर फंक्शन के ऊपर जाके काम करती है, लेकिन इनके जो टारगेट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस पे होते हैं, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के ऊपर जाके बाइंड करती है, लेकिन इनके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के जरिए एक्टिवेट वगैरह होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, लाइक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के अंदर स्टेरॉइड है, विटामिन डी होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह। ओके, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर के अंदर इंसुलिन हो गया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया। मेम्ब्रेन रिसेप्टर जैक स्टैट वाले तो वो साइटोकाइन होते हैं। लाइगेंड गेटेड के अंदर हम कह सकते हैं कि बारबिटूरेट वगैरह, बेंजोडाइजेपिन है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के अंदर बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर आ जाते हैं। ओके, जो रिसेप्टर की रेगुलेशन होती है, डाउन रेगुलेशन हो सकती है या अप रेगुलेशन हो सकती है, ठीक है। यानी अगर रिसेप्टर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते रहेगी एगोनिस्ट के लिए तो डाउन रेगुलेशन हो जाएगी, अगर एंटागोनिस्ट है तो क्या हो जाएगी? अप रेगुलेशन हो जाएगी। और जो रिसेप्टर की डाउन रेगुलेशन होती है तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है टैकीफाइलैक्सिस या टॉलरेंस होती है। जो रैपिड डिमिनिशिंग ऑफ इफेक्ट है तो उसको टैकीफाइलैक्सिस कहते हैं। टॉलरेंस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। टॉलरेंस को फार्माकोकाइनेटिक या मेटाबॉलिक टॉलरेंस भी कहते हैं, जबकि टैकीफाइलैक्सिस को फार्माकोडायनेमिक टॉलरेंस भी कहते हैं। या तो जो एक्सेस हो गया इंट्रासेलुलर कपलिंग मॉलिक्यूल की तरफ, या तो वो ब्लॉक हो गया, या फिर एसेंशियल कोफैक्टर की डिप्लीशन हो गई है, तो इसकी वजह से टैकीफाइलैक्सिस एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं बिग कैटसिंग से फार्माकोडायनेमिक वाले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तो है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है बीटा ब्लॉकर के हवाले से। तो प्रोपेनोलोल होती है बीटा ब्लॉकर होती है, लेकिन ये बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो हमें कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर चाहिए जिसमें मेटाब्रोलोल आ जाती है। बस इसमें काम की बात यही है। और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ टेबल्स वगैरह, यस ये टेबल यहाँ पर पड़े हुए हैं। जी प्रोटीन, रिसेप्टर और उनके फैक्टर होते हैं। तो जो GS होती है, ओके, तो ये साइक्लिक एमपी को बढ़ा देती है। GI होती है, GI1 GI2 और GI3 होती है। एडिनाइलेट साइक्लेस को इनहिबिट कर देती है, साइक्लिक एमपी के लेवल को कम कर देती है, या फिर कार्डिक पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है, हार्ट रेट कम हो जाता है। जी ऑल फैक्टर है, तो ये ऑल फैक्टर एपिथेलियम के लिए होती है, साइक्लिक एमपी को बढ़ा देती है। G0 का फंक्शन अभी तक नहीं पता चला। GQ फॉस्फोलाइपेज C की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, IP3 टैग सिस्टम के जरिए काम करती है। GT1 और GT2 ये फोटॉन्स के ऊपर होती है, रोडोप्सिन वगैरह, तो वहाँ पे साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस को एक्टिवेट कर देती है, साइक्लिक जीएमपी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, फोटो ट्रांसडक्शन होती है। और इस चैप्टर के अंदर कोई ऐसा ग्राफ वगैरह नहीं बना हुआ जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं सीधा चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स, और ये चैप्टर काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी ज़्यादा सवाल आते होते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द ड्रग कंसंट्रेशन, इसकी रेशियो को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस भी रेशियो होती है रेट ऑफ एलिमिनेशन की और रेट ऑफ कंसंट्रेशन की या प्लाज्मा कंसंट्रेशन की। हाफ लाइफ ये वो टाइम होता है जिसमें कंसंट्रेशन 50% कम हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर क्लियरेंस और हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, जबकि जीरो ऑर्डर के अंदर वेरी करती है। बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज होती है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अनचेंज फॉर्म में पहुंच जाती है। एरिया अंडर द कर्व ये बायो अवेलेबिलिटी के लिए किया जाता है। इसके बाद पीक एंड ट्रफ कंसंट्रेशन होती है। जो पीक कंसंट्रेशन होती है मैक्सिमम ट्रफ कंसंट्रेशन होती है, जबकि ट्रफ वाली मिनिमम ट्रफ कंसंट्रेशन होती है। अब इनके दरमियान जो इनका रेंज होती है उस रेंज को थेरापेटिक विंडो कहते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ये वो कंसंट्रेशन होती है जिसको अगर आप मजीद कम कर दोगे तो थेरापेटिक इफेक्ट आना बंद हो जाएगा। फर्स्ट पास या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ड्रग की एलिमिनेशन का वो मैकेनिज्म है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, इससे पहले कि ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर होने से पहले जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल गट वाल के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर और लीवर के अंदर अगर ओरली एडमिनिस्टर किया है। स्टेडी स्टेट ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ द बॉडी या जितनी इनपुट होती है उतनी आउटपुट होती है, यानी जितनी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है उतनी ही रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और आपको पता है कि स्टेडी स्टेट 4 से लेकर 5 हाफ लाइफ की बाद अचीव हो जाती है। बायो डिस्पोजिशन फार्माकोकाइनेटिक के लिए सिनोनिम होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, लेकिन जो बायो डिस्पोजिशन होता है मेनली एलिमिनेशन के लिए एक्सप्लेन किया जाता होता है। इसके बाद कुछ
किल कीपर क्वेश्चंस होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक को शो करती है, एथेनॉल, एस्पिरिन और फेनिटोइन हो जाती है। इसके बाद जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ड्रग गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल कंटेंट से पास करती है, फिर इसके बाद एपिथेलियम और दूसरे टिश्यूज को क्रॉस करती है, पोर्टल ब्लड में आती है, लिवर में आती है। तो यहाँ पर यानी एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म है, ड्रग ट्रांसपोर्टर्स है या बाइल के अंदर एक्सक्रीशन होती है, तो ये सारे फर्स्ट पास इफेक्ट को कंट्रीब्यूट कर देते होते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे समरी टेबल के अंदर लिखी हुई है कि लोडिंग डोज की वो डोज होती है जो आप सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव कर लेते हो। ओके, तो लोडिंग डोज के अंदर वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन आपने मेनली अप्लाई करना होता है, जबकि मेंटेनेंस डोज के अंदर क्लियरेंस वाला फार्मूला है। मेंटेनेंस डोज ये वो डोज होती है जो रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपने थेरापेटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करते रहना है मल्टीपल डोजिंग के बाद। इसके बाद हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ हम क्यों यूज करते हैं? हाफ लाइफ टाइम कोर्स को पता चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जब एडमिनिस्ट्रेशन को स्टॉप कर देते हैं तो ये हाफ लाइफ टाइम कोर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर उस टाइम कोर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए जब ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी जब एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है। ओके, तो ये टाइम ये थी हाफ लाइफ की सिग्निफिकेंस होती है। थेरापेटिक विंडो सेफ्टी को और ड्रग की डोसेज को गाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो क्लासिकल थेरापेटिक इंडेक्स होती है ये क्या एक रेंज होती है बिटवीन द मिनिमम थेरापेटिक यानी मिनिमम इफेक्टिव डोज और मिनिमम लीथल डोज, इन दोनों के दरमियान क्या होती है? डिफरेंस होती है। ठीक हो गया। ओके, जबकि क्लासिक थेरापेटिक इंडेक्स क्या था जो एनिमल से मेजर किया गया था, तो उसमें थेरापेटिकली इफेक्टिव डोज और लीथल डोसेज को देखा जाता था, लेकिन ये ह्यूमन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ह्यूमन के अंदर मिनिमम को देखते हो। ठीक हो गया। बायो अवेलेबिलिटी फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज दैट व्हिच इज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो आई थिंक किसी को भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। फार्मूले को आप देख लो, लाइक फार्मूला यहाँ पर रेट इन और रेट आउट, ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है, और रेट इन और प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होती है वो किसके बराबर होती है? रेट ऑफ एलिमिनेशन को क्लियरेंस और प्लाज्मा कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेट ऑफ एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको क्वांटिफाई कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यानी जो लोडिंग डोज होती है, ओके, तो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन और उसको वीडी से मल्टीप्लाई कर दो, इसका यूनिट मिलीग्राम होता है, जबकि मेंटेनेंस डोज का जो यूनिट होता है वो मिलीग्राम पर टाइम आता होता है। इनके फार्मूले को भी देख लिया, पर डोसेज को देख लिया कि प्लाज्मा लेवल मल्टीप्लाई क्लियरेंस होती है, यानी मेंटेनेंस डोज का फार्मूला आपको पता है कि मिलीग्राम पर मिनट्स के अंदर होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। अब आ जाते हैं हम बिग कैटसन की तरफ। तो बिग कैटसन के अंदर क्या कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टेबल्स है, पहले हम टेबल्स वगैरह को देख लेते हैं। तो टेबल है कि ये बड़ा टेबल बना हुआ है, आई थिंक इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाइक जो टोटल बॉडी वाटर है ये किन का वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन होता है? जो स्मॉल लिपो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती है, फॉर एग्जांपल एथेनॉल, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर ये लार्ज वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का होता है, लाइक जेंटामाइसिन। प्लाज्मा के बराबर एंटीबॉडीज होती है। फैट के अंदर डायज़ेपाम है, जबकि लेड और फ्लोराइड ये बोन के बराबर होती है। ठीक है, ओके। इसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक इंट्रावेनस रूट से दोगे तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, मोस्ट रैपिड ऑनसेट होता है। इसके बाद इंट्रामस्कुलर से दोगे तो इंट्रामस्कुलर के अंदर 75 से लेकर अप टिल 100, लेकिन पूरा 100% आना बहुत मुश्किल होता है। लार्ज वॉल्यूम्स होते हैं, फीजिबल होती है लेकिन पेनफुल हो सकते हैं। सबक्यूटेनियस के अंदर भी इतना ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर वॉल्यूम्स होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर, और ये भी पेनफुल हो सकते हैं। ओरल के अंदर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट यही होता है, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है 5 से लेकर 100 से कम। रेक्टल के अंदर जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन रिलेटिवली कम होता है। इनहेलेशन के अंदर वेरी रैपिड ऑनसेट होता है, जबकि इंट्रावेनस के अंदर मोस्ट रैपिड ऑनसेट होता है। ट्रांसडर्मल के अंदर वेरी स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे नहीं होता, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसको आई थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टारगेट कंसंट्रेशन इसको भी छोड़ देते हैं। अब प्लाज्मा से बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इज इट इंपॉर्टेंट? अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, फार्माकोडायनेमिक के अंदर और ड्रग इंटरेक्शन के अंदर। ठीक हो गया। एक सबसे पहला जो इफेक्ट है वो ये लिखा है कि जो अनबाउंड फ्रैक्शन होता है वो 1 से लेकर 10% ज़्यादा हो सकता है। यानी आपको पता है कि ड्रग्स ने क्या करना है, ड्रग्स को जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसने ड्रग को बाउंड करना होता है, और जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड कर लेती है तो उसके पास कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता। हाँ, वो बफर हो जाती है, रिजर्व के तौर पे काम आ जाती है, लेकिन फार्माकोलॉजिकली वो उसका कोई फंक्शन नहीं होता। तो इस पैराग्राफ के अंदर मेनली ये लिखा है कि जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लेती है तो उसका क्या हो जाता है, उसका हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा कम हो सकता है। अब प्रोटीन बाइंडिंग को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन है, लाइक जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन है उस पे फेनिटोइन बाइंड करती है, एस्पिरिन बाइंड करती है, डाइसोप्रामाइड बाइंड करती है, और अगर एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाए तो फिर लोअर टोटल ड्रग कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन क्विनिडीन के लिए, लिडोकेन के लिए, प्रोपेनोलोल के लिए स्पेसिफिक होती है। यह एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर के अंदर काफी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटी लिमिटेड
प्रोटीन बाइंडिंग है कि जो ड्रग्स का प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करना, तो वो कैपेसिटी लिमिटेड होता है, यानी प्रॉपर नंबर ऑफ रिसेप्टर होते हैं, वो ऑक्यूपाई भी हो सकते हैं, और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो सकती है। कुछ ऐसे ड्रग्स होती है लाइक साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमास है, ये आरबीसी के अंदर जाके बाइंड करना शुरू कर देती है। ओके, ठीक हो गया। तो आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन इनकी हाई हो जाती है। इसके बाद और इनमें काम की चीज़ें खास नहीं है, तो हम इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो फेज 1 फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जो पैरेंट ड्रग को वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को इंसर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फाइड थायोल ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप है। जबकि फेज 2 के अंदर वाटर के सॉल्युबिलिटी को मजीद बढ़ा देते हैं, कॉन्जुगेशन कर देते हैं किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ, लाइक ग्लूकोरोनिक है, एसिटेट होता है, सल्फेट होता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, लाइक CYP2D6 CYP3A4 होती है जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करते हैं, फेज 1 मेटाबॉलिज्म करते हैं। फेज 1 जो एंजाइम्स होती है लाइक साइटोक्रोम P450 इनकी इंडक्शन हो जाती है, यानी एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इसके बाद पी ग्लाइकोप्रोटीन और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है। ये एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स एपिथेलियल सेल के ऊपर, कैंसर सेल के ऊपर पड़े होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल ड्रग को एक्सपेल करते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ओके, एपिथेलियल सेल के अंदर पड़े हुए होते हैं, तो एपिथेलियल सेल के अंदर इनकी जो एक्सपल्शन होती है वो एक्सटर्नल या लुमिनल फेज के अंदर होती है, लेकिन अगर इंटेस्टाइन के अंदर हो तो ल्यूमिन के अंदर फेंक देते हैं। एटलीस्ट आपको एक दो एग्जाम्पल आने चाहिए, लाइक मिथाइलेशन के अंदर डोपामिन होती है, नॉन एपिनेफ्रिन होती है, एपिनेफ्रिन होती है, हिस्टामिन होती है, थायोरेसिल, सल्फेशन के अंदर स्टामाइनोफेन और मिथाइल डोपा आती है, ग्लूकोनाइडेशन के अंदर भी स्टामाइनोफेन होती है, ठीक है, ग्लूटाथायोन के अंदर भी एस्टामाइनोफेन होती है। ओके, इसके अलावा जो ग्लाइसिन होती है, ग्लाइसिन सैलिक एसिड के लिए यानी एस्प्रिन के लिए होती है, निकोटिनिक एसिड और नियासिन के लिए होती है, और डिऑक्सीकोलेट के लिए होती है। थायरानिक एसिड के लिए ग्लूटाथायोन एसिटाइलेशन हम कह सकते हैं कि सल्फोनामाइड हो गया, एसोनियाजाइड हो गया, डेप्सोन हो गया। ग्लूकोनाइडेशन एस्टामाइनोफेन के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होती है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर कौन से होते हैं, तो विरापामिल है, एफ से हम कह सकते हैं फिरोनोकोमरिन कंपोनेंट ऑफ ग्रेपफ्रूट जूस, और एम से बनता है माइबीफ्रेडिल। जबकि इसके जो कंसंट्रेशन जो बढ़ती होती है, किन ड्रग्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है या कौन से ड्रग पी ग्लाइकोप्रोटीन से एक्सपेल होती है, तो इसका मेमोनिक है CDS, सी से साइक्लोस्पोरिन, डी से डाइजॉक्सिन होती है, और CS से स्क्वेनोविर होती है। ओके, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसी प्रोडक्ट बनती है जो रिलेटिवली लिपोफिलिक कम होती है, जिसकी वजह से ड्रग की एलिमिनेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम P450 एंजाइम होते हैं, ये इंड्यूसिबल होते हैं। इसके बाद जो रिफेम्पिन और कार्बामेजेपिन है, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, यानी ड्रग को जो ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसको इंड्यूस कर देती है, साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देती है। जब मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूस हो जाएगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेगी, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी ज्यादा कम आ जाएगा। ठीक हो गया। जो इमिड्रियोन होती है साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर होती है। जो रिफेम्पिन और अल्कोहल या टोबैको यूज किया तो उसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। जबकि कीटाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, इरिथ्रोमाइसिन है, कुछ सब्सटेंस होती है ग्रेप फ्रूट जूस के अंदर लाइक फिनोकोमरिन डेरिवेटिव, वो आगे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। रिटोनाविर मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है, एंजाइम की इनहिबिशन कराना शुरू कर देती है। ओके, ठीक हो गया। और इसको हम बूस्टर प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमिड्रियोन एंटी रिदमिक ड्रग होती है, तो ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। एस्टामाइनोफेन को एलिमिनेट कराने वाला मेनली फेज 2 रिएक्शन होता है। फेज 2 कॉन्जुगेशन के अंदर आप कह सकते हैं ओके, ग्लूकोनाइडेशन है और सल्फेशन होती है एस्टामाइनोफेन की। ठीक हो गया। ओके, लेकिन अगर फेज 1 रिएक्शन हो गया और फेज 1 रिएक्शन को इंड्यूस करने वाली अल्कोहल होती है तो एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट का क्या नाम होता है? एनेसिटाइल पैरा बेंजो क्विनियमीन होता है और ये हेपाटोटॉक्सिक होता है। ठीक हो गया। एथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म होता है स्टोमक के अंदर और लीवर के अंदर होता है। स्टोमक के अंदर मेनली एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और लीवर के अंदर माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम होता है। विरापेमिल पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिटर होती है, जबकि CYP2D6 बहुत सारे ड्रग को मेटाबॉलिज्म करता है, लेकिन CYP3A4 50% ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बिग कैटसन के अंदर। तो बिग कैटसन के अंदर जनरल फार्माकोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या इस टेबल को याद करना पॉसिबल है? ओके, यहाँ पर मैंने एक दो चीज़ें हाईलाइट की हुई है तो आप वो नोट कर लेना। लाइक जो एसिटाइलेशन होती है वो लीवर के अंदर या माइक्रोसोम के अंदर नहीं होती। लीवर के अंदर तो होती है लेकिन माइक्रोसोम के अंदर नहीं होती, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होती। तो जो नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन है उसमें एसिटाइलेशन होती है, उसमें ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन है, सल्फेशन है और मिथाइलेशन होती है। बाकी जो वाटर कॉन्जुगेशन होती है और ग्लूकोनाइडेशन होती है, लास्ट में ग्लूटाथायोन की कॉन्जुगेशन होती है। तो ये तीनों चीज़ें माइक्रोसोम के अंदर होती हैं, जबकि नॉन माइक्रोसोमल के अंदर एसिटाइलेशन, सल्फेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन और मिथाइलेशन वगैरह आ जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं पार्शियल लिस्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसको छोड़ो, याद ही नहीं होना ये वाली चीज़। ओके, अब यहाँ पे एस्टामाइनोफेन की टॉक्सिसिटी बताई हुई है तो आप इसको टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक से आप इसको देख लेना। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं
ड्रग मेटाबॉलिज्म वर्सेस ड्रग एलिमिनेशन। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म यानी आपने ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट करना है, तो या तो आप ड्रग को पूरी बॉडी से रिमूव करा दो, एक्सक्रीशन करा दो, या ड्रग के मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर दो लाइक मेटाबॉलिज्म है, ताकि इसका कोई इफेक्ट ही ना बचे। अब दोनों मेथड को मिला के हम एलिमिनेशन कहते हैं, और दोनों मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑलमोस्ट बहुत सारी ड्रग होती है, ओके, तो वो एक्सक्रीट हो जाती है, उनके मेटाबोलाइट भी एक्सक्रीट होते हैं, यानी एक्सक्रीशन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म एलिमिनेशन का। इसके बाद इंडक्शन और इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो बहुत सारी ड्रग्स होती है जो अपनी मेटाबॉलिज्म को या दूसरे ड्रग की मेटाबॉलिज्म को अल्टर कर देती है, या तो वो इंड्यूसेबल होती है या वो इनहिबिट कर देती है ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम को। ओके, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो एक्यूटली और कुछ क्रॉनिक लेवल के ऊपर जाके काम करती है। ओके, इसके बाद फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन होती है, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस होती है। ओके, तो डिफरेंट रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। जो स्पेसिफिक वेरिएशन होती है वो किन के लिए होती है, लाइक सक्सिनाइलकोलिन के लिए होती है, प्रोकेनामाइड और सिमिलर अमाइंस के लिए होती है, बीटा ब्लॉकर के लिए, एंटी डिप्रेसेंट के लिए होती है। टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होती है जो ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम के बाद यानी मेटाबॉलिज्म के बाद वो कुछ ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। फॉर एग्जांपल एस्टामाइनोफेन होता है, मिथाइल अल्कोहल है, थायलिन ग्लाइकोल होती है, और लिवर डिजीज के अंदर एस्टामाइनोफेन होती है। नेक्स्ट चैप्टर है फार्माकोजेनोमिक्स। तो फार्माकोजेनोमिक्स के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है, तो फार्माकोजेनेटिक्स की या फार्माकोजेनोमिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो तमाम जेनेटिक फैक्टर जो ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली जीन्स को इटैलिक फॉन्ट के अंदर रखते हैं, जबकि प्रोटीन प्रोडक्ट को नॉन इटैलिक फॉन्ट के अंदर रखती है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कि अगर सिंगल डीएनए बेस पेयर की सब्स्टिट्यूशन होती है जीनोम के अंदर और वो 1% सब्जेक्ट पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है, तब उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, यानी सिंगल डीएनए बेस पेयर की सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये 1% से ज़्यादा था, तो ये 1% से क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया। या आप म्यूटेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, जेनेटिक मटीरियल के अंदर चेंज होती है। अलील किसी भी जीन के दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। नॉर्मली जीन्स के दो अलील्स होती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद डिप्लोटाइप होती है, ये अलील्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फॉर पार्टिकुलर जीन ऑन बोथ क्रोमोसोम। ओके, इसके बाद हैप्लोटाइप होता है। हैप्लोटाइप्स एलील्स का एक सीरीज होता है सिंगल लोकस के ऊपर। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बाद डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री होनी है डीएनए से, तो वो फिनोटाइप आ जाता है। इंडल्स इंसर्शन या डिलीशन होती है किसी भी यानी इंडल दो से निकला हुआ है, इंसर्शन से और डिलीशन से। ओके, इसके बाद सिनोनिमस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ओके, जो कि सेम अमाइनो एसिड को कोड करता है, जब उसको रीड करते हैं तो उसको सिनोनिमस बोलते हैं। और नॉन सिनोनिमस के अंदर जिसको मिस सेंस म्यूटेशन करते हैं, अमाइनो एसिड डिफरेंट हो जाता है। कॉपी नंबर वेरिएशन हमारा किसी काम का नहीं है। पीएम का मतलब पुअर मेटाबोलाइजर, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइजर, एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजर और अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है, मैटरनल लाइन से इनहेरिटेड होता है, जबकि वाई डीएनए वाई क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है, पैटर्नल लाइन से इनहेरिटेड होता है। इसके बाद लास्ट जो टर्मिनोलॉजी लिखी है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं जेनेटिक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। या तो ये हो सकता है कि म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन के बाद एंजाइम का और ट्रांसपोर्टर का फंक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसको गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के अंदर एंजाइम का और ट्रांसपोर्टर का फंक्शन कम हो जाता है। सिनोनिमस और नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। सिनोनिमस म्यूटेशन के बाद जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसमें कोई खराबी नहीं आती, ठीक हो गया, तो उसको सिनोनिमस बोलते हैं। और फिनोटाइप भी खराब नहीं होता। लेकिन नॉन सिनोनिमस को जिसको मिस सेंस म्यूटेशन कहते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड लग जाता है। ओके, तो इसकी वजह से जो फिनोटाइप है वो भी चेंज हो सकता है, तो उसको नॉन सिनोनिमस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब आ जाती है बिग कैटसन की तरफ। ओके, तो बिग कैटसन के अंदर यही चीज़ लिखी हुई है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह। सिनोनिमस के अंदर कोडिंग रीजन के अंदर बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन अमाइनो एसिड का कोई चेंज नहीं होता। ओके, इसके बाद इन्होंने बड़ा सा टेबल लिखा हुआ है, जीन बेस्ड डोजिंग है, और देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस है, और आपको पता है कि कौन से ड्रग ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेस वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। एक ड्रग का नाम लिखा हुआ है रेस्पेरिकेस। रेस्पेरिकेस रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये यूरिक एसिड की मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है कैंसर के कीमोथेरेपी के अंदर। जो रेस्पेरिकेस है यूरिक एसिड के बर्डन को या लोड को कम कर देता है, यूरिक एसिड को लैंटोइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हमारे अंदर पैग्लोटिकेस होती है, इसकी रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है। कुछ पॉलीमॉर्फिज्म होता है HLA अलील्स का। ओके, फॉर एग्जाम्पल HLA-B5701, आई थिंक इसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप ये याद रख लो कि 5501 ये जो जीवन अलील है, ये वाला, ओके, और ये वाला, तो इनमें एक सिमिलैरिटी है। लाइक इन दोनों की वजह से टॉक्सिसिटी होती है, लाइक एबाकैवर इंड्यूस्ड स्किन टॉक्सिसिटी है, और फ्लूक्लोक्सिसिलिन इंड्यूस्ड लीवर इंजरी हो सकती है। ओके, एटलीस्ट इनके एग्जांपल याद कर लो, एलोपिरिनोल के तैयार कर लो, बाकी याद करने की खास ज़रूरत नहीं है। और जो HLA होता है, HLA ये किसके लिए होता है, ये कार्बामेज़ेपिन के लिए होता है, एबाकैवर के लिए होता है, एलोपिरिनोल के लिए होता है, फ्लूक्लोक्सिसिलिन के लिए होता है।
इसके बाद यहाँ पे आटाजिनाविर लिखा हुआ है। जो आटाजिनाविर होती है ये पॉलीमॉर्फिक यूजीटी यूरेडिन ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज ये ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, जो कि ग्लूकोरोनिक एसिड से कॉन्जुगेशन करता है। अगर इसके अंदर एक्टिविटी कम होगी तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये हाई लेवल हो जाएगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका आप ये नोट कर लेना कि सिग्निफिकेंस क्या होती है। आटाजिनाविर इस बिलिरुबिन की ग्लूकोनाइलेशन को या कॉन्जुगेशन को ब्लॉक कर देती है। ओके, UGT-A1 है। ओके, और ये वो एंजाइम होता है या ये वो ड्रग होती है, सॉरी ये वो ट्रांसपोर्टर होता है जो इरिनोटिकॉन को मेटाबोलाइज कर देता होता है। इरिनोटिकॉन की मेटाबॉलिज्म अगर कम हो जाएगी तो बोन मैरो सेपरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ओके, और स्टैटिन्स के लिए हम कौन सा एंजाइम याद करते हैं? स्टैटिन के लिए SLCO1B1 ये ट्रांसपोर्टर होता है। ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया है, अब इनकी समरी रह गई है। लाइक क्लोपिडाइग्लिक प्रोड्रग होती है, क्लोपिडाइग्लिक की एक्टिवेशन के लिए CYP2C19 एंजाइम चाहिए होता है। CYP2D6 किसके लिए चाहिए होता है? ये कोडिन के लिए चाहिए होता है। CYP2C19 ये चाहिए होता है क्लोपिडोग्रिल के लिए। CYP2C9 और विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स सब यूनिट 1 तो ये रिक्वायर होता है वारफेरिन के लिए। ओके, डाईहाइड्रोपेरिडीन डीहाइड्रोजिनेस ये फ्लोरोयूरेसिल के लिए रिक्वायर होता है। ओके, तो क्लोपिडाइग्लिक प्रोड्रग होती है। CYP2C19 मेटाबॉलिज्म के बाद इसमें एक्टिवेशन होनी होती है। ओके, ठीक हो गया। प्रेसग्रिल और टिकाग्रिलर इनका साइटोक्रोम P450 एक्टिवेशन नहीं होती और इनका कोई ऐसा रिस्क नहीं होता। CYP2D6 इसका मतलब है कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है। जो मल्टीप्लाई का लिखा हुआ ना, इसका मतलब कोई एलील्स की कॉपी बढ़ गई है, तो जो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है तो कोडिन की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, जबकि CYP2C19 या क्लोपिडाइग्लिल के लिए एसोसिएटेड होती है। CYP2C9 ये एसोसिएटेड होता है विटामिन की एपोक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 वारफेरिन के लिए होता है। UGT1A1 या UGT1A1 किसके लिए होती है? यूरिडीन 5-फॉस्फेट UDP ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज के लिए कोड करती है और ये इरिनोटिकॉन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। 5-फ्लोरोयूरेसिल को क्लियर करने वाला डाईहाइड्रोपेरिडीन डीहाइड्रोजिनेस होता है। CYP2D6 को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे तो कोडिन की एफिनिटी वगैरह कम हो जाती है। SLCO1B1 ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए? ये स्पेसिफिक होता है सिम्वास्टैटिन के लिए। टैक्रोलिमस के लिए CYP3A5 होता है। HLAB5701 ये मैंने आपको बताया था कि किसके लिए था? फ्लूक्लोक्सिसिलिन के लिए था, और इसके अलावा एक और भी थी इसके लिए, वो थी एबाकैविर थी। ठीक है, और एबाकैविर फ्लूक्लोक्सिसिलिन है, एलोपिरिनोल और कार्बामेज़ापिन इनका कोई ना कोई पॉलीमॉर्फिज्म होता है चेले के साथ, और इसके वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और लीवर की इंजरी हो सकती है। ओके, CYP2D6 इसकी वजह से कोडिन है। CYP2C19 क्लोपिडाइग्लिल TMPT थायोप्यूरिन ये थायोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफेरेज ये होता है किसके लिए? ये होता है 6 मार्केप्टोप्यूरिन के लिए। UGT1A1 ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए? CN38 के लिए, जो कि रिनोटिकॉन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस ये इस्तेमाल होता है ग्लूटाथायोन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है CYP2D6 है, तो CYP2D6 कोडिन के लिए होता है। CYP3A4 और 3A5 टेक्रोलेमस सिरोलेमस वगैरह आप लिख सकते हो। ओके, तो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा कि नॉर्मल डोजेस के अंदर या ऐसे इंडिविजुअल जिनका लिवर फंक्शन नॉर्मल होता है तो एस्टामाइनोफेन ग्लूकोनाइट और सल्फेट कॉन्जुगेट के अंदर कन्वर्ट होता है और उसकी एक्सीलेशन हो जाती है। लेकिन अगर ओवर डोज ले लिया, हाई थेरापेटिक डोज ले लिया और लिवर का फंक्शन भी इंपेयर्ड हो गया तो फेज 2 रिएक्शन खत्म हो जाएगा। फेज 1 रिएक्शन के जरिए वो एक्टिव हो जाएगा और लिवर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। इसको ट्रीट करने के लिए एनेसिटाइलसिस्टीन देते हैं। आई थिंक हमने जनरल फार्माकोलॉजी के काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।